नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तकरीबन 80 से 90 के आसपास क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 3 के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हो, 90 के आसपास याद हो जाए इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपका जैक बोर्ड में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो शिद्दत से सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। चालू करते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, आप ये जानते हो। पहला क्वेश्चन है 1 एम्पियर इज इक्वल टू। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का यूनिट होता है। तो करंट का फॉर्मूला में चले जाओ आप। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय टाइम होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या दिया? एम्पियर दिया हुआ है। तो ये एम्पियर किसके इक्विवेलेंट आया होगा? जो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है यहाँ क्यू। क्यू का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर बोल रहा है तो सारी जगह 1 1 लगा दो, ठीक है। तो 1 कूलम पर 1 सेकेंड में तो क्या बोलते हैं अपन लोग? 1 एम्पियर बोलते हैं। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है आपका? ऑप्शन नंबर 1, ए फॉर अमेरिका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो ईएमएफ पूछ रहा है। ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? बैटरी का पोटेंशियल होता है। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कितना होगा उसके बारे में कमेंट करना है आपको। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो ये रेजिस्टिविटी ये है, यहाँ फंसा हुआ है। तो एरिया को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? आर ए एल उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी आ गया। तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू ऑफ करंट आई फॉर ए टाइम टी। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला अपन लोग डायरेक्ट जानते हैं, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन है आपका बी नंबर। तो बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस। ये कलर कोड वाला क्वेश्चन ना जनरली जैक बोर्ड में नहीं पूछता है, बट इसमें आ गया है, बाय द वे पूछ सकता है। तो आप कैसे टैकल करोगे वो बता देता हूँ। एक टेबल याद करना पड़ेगा आपको कलर कोड का। ये इस साइड एक टेबल लिखा हुआ है। याद करने का तरीका देखो, ये लेटर लिखे हुए हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, BBROY रॉय। तो ऊपर वाला यहाँ तक क्या हो गया? बीबी रॉय। अब ये बीबी रॉय क्या है भाई? जी फॉर ग्रेट, बी फॉर ब्रिटेन। ग्रेट किंग है कहाँ का? ब्रिटेन का। जिसके पास वी से वेरी, जी से गुड, डब्ल्यू से वाइफ। जिसके पास वेरी गुड वाइफ है, जो हमेशा डिमांड करती है। जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर। याद हो गया? अगेन बोलता हूँ, BB रॉय कहाँ का किंग है? ग्रेट ब्रिटेन का किंग है, जिसके पास वेरी गुड वाइफ है, जो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड करती है। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अब पहला बी से ब्लैक याद करके रखना है। ये ब्लैक से चालू होता है, ब्राउन से चालू होता है, फिर ब्लू सबसे नीचे आएगा। 3 गो बी है ना सभी में। तो कलर कोड कहाँ से चालू होता है? जीरो से। नंबरिंग, ये नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होता, 9 तक होता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं होता। और भी इधर स्ट्रिप्स होते हैं। तो उस तरह क्वेश्चन सबसे नहीं पूछेगा, उम्मीद करता हूँ। जैक बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लेगा कि येलो कलर का कलर कोड कितना होता है। तो येलो के लिए देख लो 4 होता है। इसने क्या पूछा है आपके लिए? ग्रीन के लिए पूछा है। तो ग्रीन देखो भाई 5 नंबर पे है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ येलो कलर कोड इन ए कार्बन रेजिस्टेंस। येलो के लिए बोले तो येलो कौन सा कलर कोड हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। हाथों पे अभी आप याद रख सकते हो ग्रेट ब्रिटेन बोल के, बीबी रॉय तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है? सिल्वर होता है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट किसका यूनिट है? तो जैसे कि एम्पियर के बारे में आपने जाना, तो फॉर्मूले पे जाके अपन ने चेकआउट किया। तो वोल्ट से भी पूछेंगे भाई तू किसका ऐसा यूनिट है, ये जवाब देगा मैं पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ये जूल हो जाएगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पूछ रहा है, तो ये 1 जूल पर कूलम। अपन लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। तो ये कूलम को ऊपर ले गया, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है, ठीक है।
जूल को आप ऊपर लेके चले जाओगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ। तो रेजिस्टेंस को क्या कर दे रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में आपको पता करना है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है देख लो आप। तो पोटेंशियल कितना है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल के टर्म में देख लो V बाय आर टी, यही तो होता है हीट प्रोड्यूस। दो फॉर्मूले होते हैं H का, H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। यहां से आप यहां पहुंच सकते हो कैसे, V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। अभी क्या करोगे, आई के जगह इसको पुट कर देना है V बाय आर को, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर, यहाँ रखोगे आप तो V बाय आर, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये T हो गया, ये स्क्वायर दोनों जगह, अच्छा R भी यहाँ पे है, दोनों जगह जाएगा, और ऊपर में भी R है, R एगो R नीचे वाला R से काट दिया ना, तो V बाय कितना हो गया R इंटू टी, तो वापस से ये फॉर्मूला मिल गया ना। अब कहता है क्या रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं अपन लोग, इस वाले फॉर्मूला में रेजिस्टेंस को आधा कर दे रहे हैं। तो आधा करके देखो पोटेंशियल को कांस्टेंट रख रहे हैं, पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट ही रह गया, रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो R बाय 2 हो गया, टाइम अपना सेम लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो ये शुरुआत का यही वाला तो यहाँ पे चीज आ गया, और कितना गुना है 2 गुना है, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 9 का आपका बी नंबर सही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इतना दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जैक बोर्ड में पूछता ही पूछता है, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो जानते हैं अपन लोग आई बराबर क्या होता है क्यू बाय टी होता है, और अभी के लिए क्या दे के रखा है कि करंट मेरा 1 एम्पियर जा रहा है, तो आई की जगह 1 एम्पियर पुट कर दे, क्यू का वैल्यू अपने को निकालना है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है। तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे सबसे पहले, देखो तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो 1 गुना 1 कूलम हो गया। तो टोटल जो 1 सेकेंड पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए, वो कितना 1 कूलम है, ठीक है। तो अपन लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला, कि Q इक्वल टू क्या होता है, या फिर NE इक्वल टू क्या होता है Q, और Q यहाँ पे अभी कितना आपने निकाला 1, तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। E यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E को इधर लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये E है 1 बाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -29। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके होंगे 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, तो बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two bulb of power 60 watt and 40 watt are connected in series then the power of their combination will be। एक पावर कितना दिया है, एक बल्ब का रेटेड पावर दिया हुआ है 60, दूसरा का दिया हुआ है 40, तो दोनों को यदि रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल बल्ब से, तो वह सिंगल बल्ब कितना पावर प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में पता करना है, वो भी कैसे, सीरीज में जोड़कर। तो पहले सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस मेरा होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो ये R1 पहला बल्ब के लिए रेजिस्टेंस लिखेंगे तो पावर दिया हुआ है, तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाय R1, पहले के लिए ये हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, तो R1 को इधर ले आओ, इसको P1 बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1, ठीक है, समझ में आ गया। उसी लिए इसके लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू V2 बाय R1 नहीं होगा P1 होगा ना यहाँ पे, इसके लिए रेटेड पावर को P2 मान लिए थे, P2 हो गया, ठीक है। अब P1 जो माने हैं अपन लोग उसका वैल्यू दिया होगा कितना 60 वाट दिया है, देखो ना 60 वाट दिया है, और P2 और 40 वाट दिया है, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर दो, और क्या, तो R1 का जगह पे इसको रखोगे आप तो V स्क्वायर बाय P1 हो जाएगा, प्लस इसके जगह R2 के जगह रखोगे V स्क्वायर बाय P2 हो जाएगा, ठीक है। तो V स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन ले लिए 1 बाय P1 प्लस में 1 बाय P2 हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दो,
1 बाय पावर 1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, पावर 2 कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है 40 वाट। तो हम लोग का आर इक्विवेलेंट आने को है आप वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल हो जाएगा आपका ये 20 हो गया, ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी स्क्वायर, ये 100 हो गया, 100 बाय 40, उल्टा कर दिया क्या 4 होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 होगा यहाँ पे 6 होगा, तभी मैं सोचूं। तो ये 40 हो गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया मेरे पास वी स्क्वायर बाय 24। अब इन दोनों को रिप्लेस करके अपन लोग आर इक्विवेलेंट वाला लगाना चाहते हैं, तो इसके वजह से कितना पावर क्रिएट होगा यही तो पता करना है। तो पावर वाला फॉर्मूला आगे लगा देंगे, तो पावर इक्विवेलेंट आ जाएगा, पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, तो वी स्क्वायर ही रहा और आर इक्विवेलेंट अभी अपन ने निकाला, देखो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 24, ये 24 ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 24 वाट अपने को पावर मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन है 24 वाट वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कहता है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होता है वो किसकी प्रॉपर्टी को बताता है या फिर क्या चीज को बताता है, वो मटेरियल को बताता है। ठीक है, कि मटेरियल किस टाइप का आपने इस्तेमाल किया है, सिल्वर का, कॉपर का तार बनाने के लिए, इस टाइप का। तो वो केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी दो क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 12 तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाओ आप। ठीक है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो तब बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा 12 का, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने याद किया होगा किसके रिस्पेक्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने याद किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वीडी। तो ये भी आप याद रखना कि वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कौन से वेलोसिटी से, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी से या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम। अब ये टाउ एम आप जानते हो, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको, थ्योरी अभी बता नहीं सकता, अभी आप याद करके रख लीजिएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जब पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब वायर पे ऐसे मूव करते हैं ना, तो एक दूसरे से ठोकर मारते हुए जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना देर के बाद ठोकर मारता है, वो वाला टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। समझ में आ गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपने को दिख गया। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, BVI है ना, याद कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करते हैं या जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको अपन लोग ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, पक्का याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो आप। टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 resistance R1 and R2 connected in parallel, then equivalent combination of the EMF क्या होगा। यह डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को याद करके रखा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी वाले में आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा कि रेजिस्टेंस को बैटरी को यदि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 और दूसरे का उल्टा लिख दिया, पहला बैटरी का EMF और दूसरे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में दूसरे बैटरी का EMF और पहले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, ये वाला होता है R इक्विवेलेंट नहीं बल्कि EMF इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक हीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइक्रोम के तार को अपन लोग इस्तेमाल करते हैं
टंगस्टन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बल्ब के लिए। कॉपर कनेक्शन वायर घरों में जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। तीनों ही बातें याद रखना आप। ए ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है बेसिकली। तो एनर्जी बोले तो बल्ब क्या करता है आपको, ये जो बल्ब है वायर में यदि आपने बल्ब जोड़ के रखा सपोज, तो ये वाला बल्ब यहाँ से क्या करता है, करंट द्वारा आया गया पावर जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है और हीट के फॉर्म में देता है। तो जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही देता है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो चाहे जितना डिलीवर कर रहा है वो बोल लो या फिर जितना ले रहा है, बात बराबर है। ठीक है, तो अपन लोग डिलीवर वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो उतना ही डिलीवर करेगा जितना इसको मिल रहा होगा। तो उसी फॉर्मूला से इसको निकाल लेते हैं। तो हीट बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर टी, ये फॉर्मूला होता है। या तो हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो सवाल क्या पूछा है आपको, तो प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसके भी नहीं है। तो कहता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो कौन सा सही हो गया, सी नंबर आपका सही हो गया, क्योंकि हीट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ में आ गया ना। तो जितने ये ही हीट जितना ये प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और दोनों बराबर होंगे, इसीलिए इक्वल करके फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो इसको निकालते हैं, चलो फटाफट से। आप डायरेक्ट रख सकते हो, अदरवाइज लिखना निकालने का तरीका देख लो। ईएमएफ बराबर क्या होता है, पोटेंशियल होता है भी, और भी का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ये आई क्या हो गया, करंट हो गया, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। फोर्स का आप लोग डायमेंशन जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी लिख लो। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आई और टी चलता जा रहा है। पूरा बेसिक से बता दिया इस क्वेश्चन में। तो मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, एम ही होता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट एस चलते जा रहा है, ये आई है ये टी है, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है आपका, एल टी टू दी पावर -1 ये होता है, और नीचे में भी टी है, तो इस टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है। आई का डायमेंशन या तो आई लिखते हैं या तो ए लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, और टी का डायमेंशन टी होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, वही हो जाएगा आपका किसका, ईएमएफ का डायमेंशन या पोटेंशियल का डायमेंशन। तो सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। यहाँ पे भी टी है, ये टी क्या होगा, यहाँ आएगा, तो और ये ऊपर चला जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर -3, और ये एम्पियर है, यहाँ जाके ऊपर चला गया, तो ए टू दी पावर -1। ये डायमेंशन बन के आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3, या तो ए रहेगा करंट की जगह या तो आई रहेगा, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है, आई दे के रखा है तो अपन लोग आई ही ले देते हैं। चलो ठीक है, अब भी खुश रहोगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे बात कर रहा है एम्पियर और आवर का। ठीक है, तो एम्पियर किसका यूनिट होता है, आई का यूनिट होता है। आवर किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें आई इंटू टी आता है उसे क्या बोलते हैं, तो आपने आई बराबर पढ़ के रखा होगा क्यू बाई टी, टी को इधर भेजोगे तो आई इंटू टी आ जाएगा क्यू। तो ये क्यू क्या चीज है, बेसिकली चार्ज है, तो ये जरूर चार्ज का यूनिट रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला से ये बन के आए। तो किसका यूनिट हो गया, ये चार्ज का यूनिट हो गया। तो चार्ज बराबर देख लो यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, चार्ज, बी फॉर बॉम्बे, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पावर बराबर अपन लोग जानते हैं, पावर का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर, और पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। तो दोनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन दिया है, वी स्क्वायर बाय आर, सी फॉर चेन्नई, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए कोई
करंट फॉलो करता है तो कितना करंट चला जाता है 10 एम्पियर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज 5 वोल्ट देन वर्क डन विल बी, तो कितना वर्क डन है अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो चलो वर्क डन निकालने के लिए अपने पास पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला है, V बराबर अपन लोग जानते हैं क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है 15 वोल्ट। ठीक है, ये W वर्क डन निकालना है। Q कहां से निकालोगे, Q I इक्वल टू Q/T यहां से निकालोगे। ठीक है, तो Q निकालने के लिए क्या करोगे, I इंटू टी, आई का वैल्यू दिया है 10 एम्पियर और टाइम भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम कितना सेकंड के लिए दिया हुआ है आपका, 10 सेकंड के लिए दिया हुआ है, तो Q बराबर कितना हो गया 10 × 100, 100 कूलम आपका वैल्यू आ गया। Q का वैल्यू को यहाँ पे रखोगे आप, तो 15 इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब Q को इधर भेजो तो 15 इंटू Q का मान 100, तो ये हो गया 100 इक्वल टू W, तो ये 1500 कितना आ जाएगा जूल। तो वर्क डन कितना मिल गया अपने को 1500। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, तो एक स्वस्थ इंसान का बॉडी को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो उसका कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होता है 50K होता है, याद रखो जनरल नॉलेज के तौर पे भी 50K। तो 50K वाला ऑप्शन कौन सा है, ए सही हो गया आपका 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो टाइम वाला फैक्टर है, तो एनर्जी हीट अपने पढ़ के रखा होगा, हीट एनर्जी बराबर कितना हो जाता है, आई हीट प्रोड्यूस्ड बराबर I² RT। ये किसका फॉर्मूला होता है, पावर का, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, और टाइम का क्या हो जाएगा, घंटा लिखूं तो वाट इंटू आवर। वाट को अपन लोग किलो वाट भी बोल सकते हैं, माइक्रो वाट, वॉटेवर। बड़ा पैमाना में यदि पावर जनरेट हो रहा होगा, वहां पे एनर्जी जनरेट हो रहा होगा, तो किलो वाट बोल देंगे, बहुत बड़ा क्वांटिटी। तो वाट के जगह अपन लोग किलो वाट भी लिख सकते हैं, और ये आवर घंटा तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये किसका बेसिकली यूनिट है, देख लो यहाँ पे एनर्जी का, हीट एनर्जी का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जे बराबर, जे को अपन लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, ये बताता है आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि हर एक क्रॉस सेक्शनल एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, यदि ये पता होगा आपको कि एक यूनिट का क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट पास हो रहा है, तो इतना मोटा तार में आप कितना करंट जा रहा होगा पता कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। ये सीधा सीधा ये कंसेप्ट है, जे आपको ये बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लिया 1 मीटर स्क्वायर कितना मोटा होगा, सेंटीमीटर कर देता हूँ छोटा लगेगा, तो इतना मोटा होगा। ठीक है, उससे करंट कितना जा रहा है, मान लेते हैं 2 एम्पियर, तो यही 2 एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे बोले तो करंट डेंसिटी से। कल को क्वेश्चन में आ जाएगा कि बताओ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा होगा, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला तार से, तो भाई सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में इतना जा रहा है तो 5 में कितना चला जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 हो गया। तो ये इसको आपने जो ये 2 एम्पियर निकाला, उसको अपन लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये याद करके रखिएगा, जे इक्वल टू I/A होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या चीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, बैटरी तार के अंदर। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की कैपेसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मूव कितना रफ्तार से करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करता है। तो अपन लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने की कितनी एबिलिटी है, उसी को मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो किस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कितना से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भाई यही तो इसकी कैपेसिटी है ना, इतने कैपेसिटी से मूव कर रहा है, उससे ऊपर रख दिए, तो हो गया VD/E, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। याद रखिएगा, ये वाला कैसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तार के अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मोबिलिटी, इसको मोबिलिटी का सिंबल है, ये इससे दिखाते थे मोबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका,
VD बाई ई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 1 वाट बराबर, तो वाट अपन लोग जानते हैं किसका यूनिट होता है, पावर का। पावर बराबर अपन लोग जानते हैं वर्क बाय टाइम होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो पावर का ये क्या है, वाट। तो 1 वाट के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जूल हो जाएगा वर्क का यूनिट, और ये टाइम का सेकंड हो जाएगा। 1 बोल रहा है तो 1 रख दो। तो देख लो 1 वाट किसके बराबर हो गया, 1 जूल पर सेकंड के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा आपका, 1 वाट इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 25 का ए नंबर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ए ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के लिए कौन सा रेजिस्टेंस होगा, अभी तो अपन ने यहाँ पे मिटा दिया है। तो क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं BBRO, यहाँ पे लिखते हैं BBROY। बीबी रॉय कहाँ का किंग है, ग्रेट ब्रिटेन का किंग है, जिसके पास वेरी गुड वाइफ है, सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर की डिमांड करती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से। ये होता है ब्लैक, ये होता है ब्राउन, ये होता है ब्लू। तो अपने को क्या पूछा उसने, ब्लू कलर के लिए। तो ब्लू कलर के लिए कलर कोड देख लो, यहाँ पे कितना है, 6 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6। तो डी नंबर आपका, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले भी कई क्वेश्चंस में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E A टाउ बाय m। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में देगा, टाउ भी क्वेश्चन में देगा। मास अपने चार्ज पार्टिकल का याद करके रखा होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारे कुछ नहीं पूछेगा, बस ये रिलेशन में पूछ लेगा आपसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। फॉर्मूला याद ना भी रहे तो ये याद रखना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। टू रेजिस्टेंस R and 2 are connected in series in electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R will be in the ratio. तो कहता है हीट जो प्रोड्यूस होगा ना, उस हीट का रेशियो कितना कितना आएगा, आपको ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, उससे हीट कितना H1 प्रोड्यूस हो रहा है, और अपन लोग जानते हैं V²/R होता है ये। अच्छा, किस चीज में कनेक्ट है ये, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट रहता है ना, तो कौन सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो करंट वाला लगा देंगे, ठीक है। तो I² R हो जाएगा इंटू T हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो R दिया हुआ, R1 भी रख सकते हैं, बट वैल्यू ही R दिया तो R रख दिए। H2 जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, I² 2R इंटू T। तो दोनों को डिवाइड करके देख लो, ये हीट का रेशियो आ गया H1/H2। इधर देख लो क्या आ रहा है, I²RT I²2R इंटू T। ये सारे कट गए, तो कितना रेशियो बन रहा है, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। बहुत बार बोल चुका हूं, किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी से मूव करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी आपका सही हो गया, ठीक है। अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वीडी का वैल्यू दिया हुआ है, वीडी इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको 2.1 इंटू 10⁻10। तो कहता है मोबिलिटी पता करें, म्यू पता करने के लिए बात कर रहा है। तो म्यू का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है भाई, म्यू का फॉर्मूला होता है वीडी अपॉन ई। वीडी का वैल्यू देखो, बीडी अपॉन ई, तो डायरेक्टली यहीं पे डिवाइड कर दे, मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ गया, दोनों जगह से सेम है, तो कट जाएगा। 21 चौका 84 हो गया, 4 आ रहा है, ये -10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 गुना 10⁻⁻4 प्लस 10, 4 इंटू 10⁻6, 4 गुना 10⁻6। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ लूप रूल इज डायरेक्टली consequence of law of conservation of।
तो भाई साहब देखो, आपको क्या है ना, दो किरचॉफ साहब ने रूल दिया है, दोनों रूल पता है आपको। पहला को अपन लोग जॉनसन रूल बोलते हैं, ठीक है, या केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लूप लॉ। और दूसरे वाले को लूप रूल बोलते हैं, सेकेंड लॉ जिस है, इसको अपन लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। और ये सेकेंड वाला किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो ये बहुत बार पूछता है आपसे अक्सर, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपका कौन सा पूछा है? लूप रूल के बारे में पूछा है। तो ये किसके इन कंजर्वेशन के बेस्ड पे ये रूल? एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंडक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपने कौन सा ओम के नियम पढ़ा होगा करंट डेंसिटी के टर्म में? तो ये होता है, ये हो गया करंट डेंसिटी, ये है कंडक्टिविटी, और तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये हो गया। जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, आई इक्वल टू वी बराबर आई आर पढ़ के रखा है ना। ये लूप ओम्स लॉ, लूप नहीं, सॉरी गाइस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ के रखा। लेकिन जैसे करंट डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे भी यही पढ़ने को मिलता होगा, ये वाला नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, करंट डेंसिटी बराबर ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और उसके अंदर से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन करेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबे बाय द मेटल। ओम्स लॉ किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा फॉलो किया जाता है। और जो तार ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको अपन लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन है ओमिक कंडक्टर? मेटल तो होते ही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका मेटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है फ्लोइंग पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा ये पता करना है, जब करंट का वैल्यू कितना हो जाए? 3.2 एम्पियर हो जाए। तो भाई Q बाई टी अपन लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 1 एम्पियर, और टाइम भी दिया हुआ 1 सेकेंड, नहीं, करंट दिया है आपका 3.2 एम्पियर, और ये टाइम 1 सेकेंड दिया। इसको इधर भेज देंगे तो 3/2 कूलम आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है? इतना। अपने को इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए क्वांटाइजेशन रूल जाएंगे। Ne इक्वल टू क्यू होता है, ये आप पहला चैप्टर में पढ़ के रखे होंगे। N बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू क्यू अपन E। Q का वैल्यू देखो यहाँ पे 3.2, और अपन लोग 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये वो वाला वैल्यू है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना होता है। ये उड़ गया, पॉइंट 16 दूना 32 हो गया, ये माइनस है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 गुना 10 की पावर +19 इतना इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका होगा, इतना एम्पियर करंट को बनाने में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वहां पे ऑप्शन में आपका है 2 इंटू 10 की पावर 9, या 9 नहीं बल्कि 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट हो गया, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो किसको मेजर करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है। उस आपने मीटर ब्रिज पढ़ के रखा है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मीटर ब्रिज में जो उसका प्रिंसिपल होता है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? वो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन के बेस पे काम करता है वो, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस को पता करना। तो रेजिस्टेंस ना बहुत प्रकार के होते हैं, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंसेप्ट यूज करके जो भी इक्विपमेंट बनाते हैं वो हमेशा लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। किसको? लो रेजिस्टेंस को। याद रखिएगा ना पक्का, ठीक है। चलो जी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर वाटर इज ए कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं है? तो प्योर वाटर में ना कोई आयन ही नहीं होता है। अब कोई आयन नहीं रहेगा तो करंट को कौन एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा? आयन बोले तो बेसिकली चार्ज ही। तो भाई हाइड्रोनियम आयन का नाम सुने होंगे। तो प्योर वाटर में तो आयन नहीं है, आयन नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी नहीं बनेगा। तो प्योर वाटर में कंडक्टर नहीं बोल सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो बैड कंडक्टर वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये कितना होता है, रट लीजिएगा, 10 की पावर 3, कितना होता है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और क्या, करंट का फॉर्मूला, करंट का डिफिनेशन नहीं जानते, क्या होता है, इट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक करंट 1 नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस का, वोल्ट मीटर अपन लोग पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो एमीटर के बारे में 2-3 बातें और जान लो, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 2 बातें समझ में आ गई। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। ये 3 बातें मीटर की कॉरस्पॉन्डिंग याद रखिएगा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलो करंट भी आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, वायर के थ्रू जब कोई करंट पास करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन में पढ़िएगा ना, खट से समझ में आ जाएगा। हीट, प्रोटॉन, फोटोन, नन। भाई जब तार से कोई करंट पास करता है ना, तार को छू के देखिए, कवर वाला तार को छू के देखिए, गर्म हो जाता है, एक मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 नंबर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंट मेथड फॉर कनेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के कितने मेथड आपने पढ़ के रखा है, 2, एक तो पैरेलल में, एक तो सीरीज में, ठीक है। पैरेलल वाला का फॉर्मूला होता है C/N, सॉरी उल्टा कर दिया, R/N, यदि सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू R हो। सीरीज वाला का NC हो जाता है, यदि सारा रेजिस्टेंस का NC नहीं NR हो जाता है, यदि सारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए मेरा, इक्वल हो जाए तो, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 गो होते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सीरीज 2, बोथ, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कौन सा कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इन व्हाट वे और ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, चलो वोल्ट मीटर आ गया है, तो वोल्ट मीटर के बारे में भी 2-3 बातों को आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर को अपन लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलल में। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बराबर इनफाइनाइट होता है या बहुत हाई होता है, ये 2 ऑप्शन मिल सकता है आपको, वेरी हाई, ठीक है, या इनफाइनाइट। और दूसरी बात, वोल्ट मीटर क्या चीज को मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है। ये पूछा है कि कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जिसके बीच आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड बाय टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और हीटर का फिलामेंट क्या चीज से बना रहता है, कॉइल बोल सकते हो, किस चीज से, आपका नाइक्रोम से, ठीक है, वो भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन चलते, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जैक बोर्ड ना बहुत कम पूछता है, तो मुझे उम्मीद है नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल है, ये क्या है, करंट है, ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2 का ग्राफ, ठीक है। तो V/I बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो V बराबर अपन लोग जानते हैं IR होता है, तो V ऊपर में है, I नीचे है। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा होगा ना, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, Y/X होता है, यही तो होता है। Y के टर्म पे कौन है, यहाँ पे V है, तो V लिखूंगा, और X की प्लेस में कौन है, I है, तो I लिखूंगा। भाई V/I किसको बताता है, मतलब R को बताता है। और स्लोप क्या चीज है भाई, X एक्सिस के साथ एंगल है, ये वाला थीटा, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, भाई जिसका थीटा ज्यादा होगा, ये स्लोप ही है बेसिकली, लेकिन स्लोप का जो इसमें वैल्यू है वो रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, जो भी स्लोप का वैल्यू आएगा वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में आएगा, ओम के फॉर्म में।
तो स्लोप किसका ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो देख के ही लगता है भाई इसका स्लोप ज्यादा है। तो कौन हो गया, T1 ग्रेटर, यहाँ पे T ना होके R होना चाहिए था, T1 T2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच करके, तो शब्दों पे गौर फरमाइएगा, क्या कर रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, तो इस केस में अपन लोग वॉल्यूम वाला कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एक होता है बिना स्ट्रेच करके, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। एक आएगा कि तार को जबरदस्ती अपन ने स्ट्रेच कर लिया, तार इतने कटी था, उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच दिए तो डबल हो गया ना। और एक क्या होगा, तार मेरा इतने टा था और इतना बड़ा तार ले आए, तो उस समय अपन ने स्ट्रेच नहीं किया, इतना ही और एक बड़ा तार ले आया जोड़ के फिर डबल तार बनाया, दोनों में अंतर है। तो जब स्ट्रेच लिखा हुआ रहेगा तब अपन लोग वॉल्यूम वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा वॉल्यूम, अभी देखिए बनाते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखिए भाई तो क्या ये तार है आपका, ठीक है, तो शुरुआती दौर पे वॉल्यूम कितना था V, उस समय इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है A है, और लेंथ कितना है L है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओल्ड बोल देता हूं, L इंटू एरिया, यही तो होता है वॉल्यूम। अभी आपने क्या किया, जबरदस्ती पकड़ के खींच दिया, खींचने की बात कर रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ, हाँ डबल, अभी आपने इसको खींच के डबल कर दिया, इतना पतला, भाई लेंथ में आपने बढ़ा दिया, लेकिन जब इसको खींच के बड़ा कर रहे थे उस समय ये छोटा सा पतला भी हो रहा था। ठीक है, तो उस समय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश हो गया। अभी इस समय वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम न्यू बोल देता हूं इसको, न्यू वॉल्यूम L इंटू, तो ये 2L हो गया, तो 2L इंटू A डैश, ये हो गया A डैश, समझ में आ गया। अब A डैश कितना आया ये अपने को नहीं पता, लेकिन एक बात जानते हैं अपन लोग, जो मटेरियल पहले था और जितना में था उतना ही अभी भी है, लेकिन शेप चेंज हो गया, तो मतलब वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई अपन लोग यहाँ पे वॉल्यूम ओल्ड इक्वल टू वॉल्यूम न्यू वाला कंसेप्ट लगाएंगे, और ओल्ड है L इंटू ए, और यहाँ पे न्यू वाला वॉल्यूम 2L इंटू A डैश हो गया, तो L कट गया, A डैश का वैल्यू देखो कितना आ गया, A/2, तो A डैश जो एरिया हो गया वो घट के A/2 हो गया। ठीक है, तो इस नए वाला वायर में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा हुआ, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टिविटी रो L बाय A होता है, ये कौन सा है, ओल्ड वाला रेजिस्टेंस। अब ये न्यू वाला रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, R न्यू कर देता हूं, तो रो L की जगह कितना है 2L है, ठीक है, और अपॉन A की जगह कितना है A डैश का वैल्यू कितना है A/2, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली कितना मिल रहा है, रो ये 2 गुना 2 4 रो L/A, ठीक है, ये समझ में आ गया, तो 4 आ गया, ये किसका वैल्यू है, ये तो शुरुआत वाला का वैल्यू है, तो शुरुआत का ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो 4th टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा 4th टाइम्स वाला, ऑप्शन नंबर 4, तो 4 टाइम्स ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो कांस्टेंट वाला कहां पे है, 4 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायामीटर ऑफ वायर इज डबल, तो यहाँ पे देखो डायामीटर वायर का क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच जबरदस्ती खींच के नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर से मटेरियल डाल के इसको डबल कर रहा है। इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम वाला कंसेप्ट अपन लोग नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना बात। तो चलो यहाँ पे कहता है, तो डायामीटर है, तो ये वायर हो गया, इतने ही लेंथ का वायर है, अभी शुरुआत में L लेंथ, तो रेजिस्टेंस बराबर इसका एरिया कितना हो जाएगा A, तो एरिया का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, π/4d², d यहाँ पे क्या है, इसका डायामीटर है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, समझ में आ रहा है ना बात। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे तो रो L/A, जहां पे A मेरा ये वाला है। अभी क्या किया, इस डायामीटर को डबल किया, क्या लेंथ उतना ही रखा है, ठीक है, बाहर से मटेरियल डाल के मोटा तार बना दिया, तो भाई डायामीटर डबल हो गया ना, लेंथ अभी भी उतना है, तो इसके लिए अपन लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे,
तो क्या हो जाएगा, रो मटेरियल तो सेम है तो रो तो मेरा चेंज होगा नहीं, तो एल आज भी एल है, लेकिन एरिया ये हो गया ए डैश, इसके लिए एरिया लिखो तो रो एल पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया ओल्ड वाला। न्यू वाला में देखो क्या है, रो एल ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, बट डी की जगह क्या लिखेंगे, डायामीटर को 2d कर दिया, डबल कर दिया, तो 2d स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बात। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखिए ये हो गया रो एल अपॉन फोर बाय वो सॉरी पाई बाय फोर, ये स्क्वायर डी पे जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को यहां नहीं लिख के यहां लिख रहा है 1/4। समझ में है ना। और ये वाला क्या चीज है, ये वाला है आपका पुरनका वाला वैल्यू। तो पुरनका वाला वैल्यू का जो नया वाला मान है कितना टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा 1/4 वाला 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो जे बराबर क्या होता है, आई बाय ए होता है। आई का एम्पियर होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। तो 3 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल। तो 3 गो रेजिस्टेंस है, सभी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3-3 ओम दिया हुआ है, और इस तरह से कनेक्ट करता है कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो किसी 2 टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वो 2 टर्मिनल है, ये वाला और ये वाला। जैसे ही इन दोनों को मानेंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो भाई सीरीज में डायरेक्टली अपन लोग जोड़ देते हैं, तो इन दोनों की वजह से हम लोग का जो इक्विवेलेंट आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ गया, ओम होगा यहाँ पे 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल वाला को जोड़ते हैं 1/6 प्लस में 1/3, एलसीएम काटोगे तो 6 आएगा, ये 1 और ये 2, ये 1/r इक्विवेलेंट के बराबर चलता है। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा और कई बार एप्लीकेशन भी करा होगा, 10th से याद करते आए हैं। तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1, चलो एक बार लिख ही देता हूं। तो ये क्या हो गया 3/6, पलट दो, पलट देंगे तो r इक्विवेलेंट बराबर 6/3 और ये 2 ओम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले याद कराया, या तो बहुत हाई रहता है ऑप्शन में, या तो इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है आपका, इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो इनफाइनाइट होगा, इसका आंसर 0 दिया हुआ है, 0 गलत है, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप, इनफाइनाइट होता है वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट होता है, एमीटर का 0 होता है आइडियल रेजिस्टेंस। ठीक, आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा इस चीज को, कहता है इफ ए वायर स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स इट्स रेजिस्टेंस, इफ ए वायर इज स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, जबरदस्ती बाय फोर्स लगाकर, इट रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज, अभी उधर दिखाया था ना डबल हो गया था, याद आ रहा है, डबल हो जाएगा। तो जितना डबल तो वो तब होगा जब वैल्यू देगा, वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स भी हो सकता है, बट बढ़ के बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इसीलिए इंक्रीज वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला याद किया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेम्परेचर यदि अपन लोग इंक्रीज करेंगे, ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। तो ये जो हो गया टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी उल्टा होता है,
तो कंडक्टिविटी घटेगा, घटने के लिए वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिक्रीज वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का ये उल्टा होता है। तो कंडक्ट 1/G, यही तो होता है, G ही तो कंडक्टिविटी है। तो G बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। और रो का यूनिट होता है ओम, OHM, ओम पर मीटर, ठीक है, ओम पर मीटर होता है। तो G का यूनिट, ओम ऊपर चला जाएगा तो मोहो हो जाएगा, MHO, मोहो, और मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर का पर माइनस में बन जाएगा, तो मोहो पर मीटर होता है यूनिट, ठीक है, कंडक्टिविटी का। तो ऐसा किस कौन सा ऑप्शन में है? मोहो लिख सकते हो या तो ओम को ऊपर लिख सकते हो, OH, ओम पर से माइनस बना के, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज इट लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? भाई लंबा तार लेंगे ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेच वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो R बराबर क्या होता है? ρ इंटू एल बाई ए। तो देखो लेंथ जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना ज्यादा लेंथ को बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर इज मेड, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ, तो जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर किस में लगाते हैं? फ्यूज वायर को सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज वायर से 2-3 बातें याद रखिएगा, सीरीज में लगाते हैं एक, और दूसरा ये जो फ्यूज वायर है ये सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है कि डिवाइस को सेफ रखे। तो ज्यादा करंट जैसे जाएगा ना ये तुरंत गल के टूट जाएगा, गल के टूटता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुरंत गल के टूट जाए। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, तभी तो V बराबर IR लिखते हो आप। तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? 1 नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। ये तो बहुत आसान है, पहला 1 नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो आपने पढ़ा भी होगा रेजिस्टेंस, देखो R बराबर क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर का कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भाई रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज एनोड इन ए ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में कौन सा एनोड का बना रहता है? कार्बन वायर का बना रहता है। ये सब तो थियोरेटिकल है, याद करना पड़ेगा। ड्राई सेल का जो एनोड वाला टर्मिनल होता है वो किस चीज का बना रहता है? कार्बन का बना रहता है। और फ्यूल सेल जो होते हैं, ड्राई सेल को अपन लोग दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब चार्ज नहीं कर सकते, फ्यूल सेल को अपन लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कैन बी रिचार्ज, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, कौन सा? तो फ्यूल सेल, ऑप्शन यहाँ पे है, फ्यूल सेल आपका चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर कनेक्टिंग, तो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को ही अपन लोग किस में बदल देते हैं? वोल्ट मीटर में बदलते हैं, एमीटर में बदलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण अपन लोग यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस वाला एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसमें कैसे? सीरीज में, गैल्वेनोमीटर में, तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 4 नंबर सही हो जाएगा। विच इज द यूनिट ऑफ फिजिकल, सॉरी उल्टा पढ़ लिया क्वेश्चन,
कहता है वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो वोल्ट किसका यूनिट होता है आपका, ईएमएफ का भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था आपको। तो दोनों बोथ ए एंड 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल को। ये तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, काम करवाने की ताकत को अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो हर एक चार्ज को काम करवाने की ताकत को अपन लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो वर्क कराने की कैपेबिलिटी कितनी है किसी बैटरी में, वही पोटेंशियल होता है। तो ये किसका, इसका सिग्निफिकेंट क्या हो गया, काम कराना। तो भाई वर्क डन हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1 नंबर सही हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट, तो ईएमएफ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये बैटरी के पोटेंशियल को ही अपन लोग ईएमएफ बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है कि हर एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर कितना वर्क कर रहा है, करवा रहा है, वही चीज है। और ये वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर लग रहा है, ठीक है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज ये हो जाएगा। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ इज मेजर्ड इन। तो ईएमएफ को अपन लोग वोल्ट से भी मेजर कर सकते हैं। यदि वोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो वर्क का जूल हो जाएगा और क्यू का कूलम हो जाएगा। तो जूल पर कूलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जूल पर कूलम है, तो ये सही हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, तो ड्राई सेल का ईएमएफ हमेशा फिक्स रहता है, वो 1.5 वोल्ट रहता है। ये याद रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ लेक्लांचे सेल। तो अपन लोग ड्राई सेल को ही लेक्लांचे सेल बोलते हैं, ये ड्राई सेल को। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियोमीटर इज आइडियल डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इट यूज सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गलत है। इट इज एन एलाबोरेट अरेंजमेंट, ये भी गलत है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल डिफरेंस इट मेजर, हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है। क्यों डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वहां पे जो अपन लोग जॉकी को उठा उठा के रखते हैं ना पोटेंशियोमीटर का, एक क्या होता है भाई, एक तार होता है। और यहाँ पे अपन लोग जॉकी बोले तो ये एक तार होता है जो बैटरी से कनेक्ट होता है, उसको उठा उठा के ऐसे रखते हैं, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। वो वाला पॉइंट को खोजने की कोशिश करते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट का रीडिंग कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे इसको रगड़ते हुए आगे पीछे नहीं करते, इसको उठा उठा के रखते हैं ताकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरा खराब ना हो। यदि वो खराब हो गया तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो रीडिंग गलत देने लगेगा, ठीक है। इसीलिए जॉकी को उठा उठा के रखते हैं। दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आराम से उठा उठा के रखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के बराबर होता है ना भाई, ये आपने पढ़ के रखा होगा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल में। चलो नेक्स्ट, किरचॉफ लूप रूल, व्हाट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल राउंड द लूप। तो सेकेंड लॉ किरचॉफ का, उसमें क्या बोलता है, लूप रूल है वो। तो सारे पोटेंशियल का सम या सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही बताता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, वोल्टेज लॉ जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड
द बैलेंस पॉइंट विल बी। तो अभी थोड़ी देर पहले ये देखो, बैलेंस पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पे आप गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए, जीरो आ जाए। तो भाई पोटेंशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियोमीटर का। यदि तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो यहां से यहां की लंबाई जो है, ये मतलब बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं अभी यहीं पे मिल गया, यहां से यहां तार की लंबाई में एल था और मिल गया यहीं पे, ठीक है। अब तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो ये जॉकी को और थोड़ा लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो तार की लंबाई भी बढ़ गया, तो बैलेंस पॉइंट की लंबाई जो होती है यहाँ से वो भी बढ़ रही है, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ग्रेटर लेंथ वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। बार बार बताया आपको, एनर्जी पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस। वेरी लो रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ही दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अपन लोग किस चीज में बदल सकते हैं, एमीटर में बदल सकते हैं, और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से ही दोनों बनता है, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में अपन लोग देखेंगे। तो एमीटर बनाने के लिए अपन लोग यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, और इसका शंट रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वोल्ट मीटर जब बनाते हैं उस समय सीरीज में लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शंट रेजिस्टेंस वाला है, तो ये पैरेलल में लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस को, याद रहेगा ना ये वाली बात। तो ये वोल्ट मीटर में पूछा है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर जब अपन लोग बनाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर या एमीटर पूछा है, सवाल एक बार देख लेता हूं मैं। एमीटर पूछा है, तो एमीटर पूछा है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपन ने बहुत हद तक कोशिश करा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने का, और आई होप आपको याद भी हो गया होगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। अगले जो आपका ये आएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा ना, तो बहुत हद तक क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। एक दो जो नहीं पता हो, कैसे पता होगा, क्योंकि आज वाला वीडियो आपने देखा है ना, इसलिए तो आपको इजीनेस महसूस होगा कि हाँ यार अपन ने कुछ तो करा है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अपने कंट्रोल में है, इससे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो मैं लगा सकता हूँ। किरचॉफ लॉ का जो फर्स्ट सेकंड लॉ रूल है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एनर्जी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, कहता ही बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया आज, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस भी तो आपको बहुत ज्यादा मिल गए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, तो समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू गाइज।